क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है जो पॉइंट ओ से फ्रीली हैंग कर रहा है। तो फाइंड करना है कि लोअर मोस्ट पोजिशन पर मास की स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि मास ओसिलेट करे। स्ट्रिंग का लेंथ आर के इक्वल गिवन है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये वर्टिकल सर्किल है, दिस इज सेंटर ओ और ये मास है, स्ट्रिंग का लेंथ कैपिटल आर के इक्वल है। ठीक है, तो फाइंड करना है कि लोअर मोस्ट पोजीशन पर मास की स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वो ओसिलेट करे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम चाहते हैं कि मास ओसिलेट करे तो उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि जो मास है उसकी स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मास है वो पाथ को रिट्रेस करेगा तभी वो ओसिलेट करेगा। तो ये कन्फर्म है कि मास जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी स्पीड ज़ीरो होगी। ठीक है, अगेन जो मास है उसको हमेशा सर्किल के लॉन्ग मूव करना है, तभी जाकर वो ओसिलेट कर पाएगा। अगेन मास सर्किल के लॉन्ग तभी मूव करेगा जब स्ट्रिंग में टेंशन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और साथ में एक्सट्रीम पोजीशन पर मास की जब स्पीड ज़ीरो होगी उस समय भी स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा पोजीशन है जहाँ पर मास की स्पीड भी ज़ीरो हो जाएगी और साथ में स्ट्रिंग में टेंशन भी ज़ीरो हो जाएगा। उसको पहले फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो मास है वो इस पॉइंट पर है सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा और यहाँ पर मास की स्पीड v के इक्वल है। ठीक है, अगेन स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं t के इक्वल है, तो स्ट्रिंग इस तरफ मास में t फोर्स अप्लाई करेगा। अगेन मास का वेट दोनों डायरेक्शन में स्मॉल mg एक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस अप्लाई नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, सो वी हैव नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू t माइनस mg cos theta and this must be equal to mass into centripetal acceleration, that is v square by r। ठीक है, so this implies that t is equal to mg cos theta plus mv square by r। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि v की वैल्यू और t की वैल्यू दोनों को ज़ीरो रख के देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम v को ज़ीरो पुट कर दें और साथ में t को भी ज़ीरो पुट कर दें तो उस केस में cos थीटा भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, वी हैव फॉर v इक्वल टू ज़ीरो एंड t इक्वल टू ज़ीरो थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ पर थीटा की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 है और ये जो पोजीशन है यहाँ पर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यही दो पोजीशंस हैं जहाँ पर v और t दोनों एक साथ जीरो हो सकते हैं। इन दोनों पोजीशन को छोड़ के इस पूरे सर्किल में ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं है जहाँ पर v और t दोनों एक साथ ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर थीटा की वैल्यू -π/2
और प्लस पाई बाई टू के बीच में हो, उस केस में कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वी हैव ग्राफ ऑफ कॉस थीटा एज, ये थीटा है, ये कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये माइनस पाई बाई टू है और ये प्लस पाई बाई टू है। तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये जो टर्म है वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू के बीच है, उस केस में टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब थीटा अगर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है, उस केस में स्पीड जीरो होने के बावजूद भी टेंशन जीरो नहीं होगा, और यही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब स्पीड जीरो हो उस समय टेंशन जीरो नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो थीटा है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो कंफर्म है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर मास की स्पीड इतनी होनी चाहिए ताकि जो मास है वो जब इस पोजीशन तक आए तो उसकी स्पीड जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब पाई बाई टू मास का मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर मास की स्पीड जीरो होनी जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो मास की मैक्सिमम स्पीड है वो √2 g के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर लोअर मोस्ट पोजीशन पर मास की स्पीड अगर √2 के इक्वल है, तो जो मास है वो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू तक जाएगा, इस पोजीशन तक आएगा, और वहाँ पर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो कंफर्म है कि v की मैक्सिमम वैल्यू √2 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, वी हैव v मस्ट बी लेस देन इक्वल टू √2 एंड v मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, v की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि v अगर जीरो है तो उस केस में जो मास है वो ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो कंफर्म है कि v की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन साथ में वो √2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगेन हम ये देख चुके हैं कि लोअर मोस्ट पोजीशन पर मास की स्पीड अगर √5 से ग्रेटर है, उस केस में जो मास है वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, व्हेन v इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5 then the mass completes the vertical circle। ठीक है, तो सोचना ये है कि जब v की वैल्यू √2 से ज़्यादा होगी लेकिन √5 से कम होगी, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में मास ना तो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर पाएगा, ना ही वो ओसिलेट करेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड अगर √2 से ज़्यादा है तो मास ओसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, अगेन स्पीड अगर √5 से कम है तो मास वर्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो मास है वो इस रीजन में कहीं स्ट्रिंग में टेंशन लूज कर देता है। ठीक है, मतलब मास इस पॉइंट के ऊपर रहता है, लेकिन ये जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके नीचे रहता है, बीच में कहीं स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाता है, और जो मास है वो प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रिंग में टेंशन जीरो होता है तो उस समय मास की स्पीड जीरो नहीं रहती है। ठीक है, मास के पास कुछ स्पीड होती है, तो जो मास है उस पर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो स्लैग कर चुका होता है। तो उसके बाद मास का मोशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि अगर v की वैल्यू √2 से कम है और 0 से
ज़्यादा है तो मास ओसिलेट करेगा। अगेन अगर v की वैल्यू √5 g से ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो मास वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर v की वैल्यू इन दोनों के बीच में है उस केस में जो मास है वो इस रीजन में कहीं स्ट्रिंग में टेंशन लूज कर जाएगा और जो मास है वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।